कि हम 85% हैं, हम 90% हैं, लेकिन वो कहाँ हैं ये बात अभी तय नहीं हो पाई। वो वाकई कांवड़ ले जाने वाले में 90% हैं या विश्वविद्यालयों में 90% हैं, स्कूलों में 90% हैं, ये अभी तय नहीं है। जिस अखबार में खबर छपी थी पहली बार कि दिल्ली विश्वविद्यालय मनुस्मृति पढ़ाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति उसी अखबार के पत्रकार को फोन करके कहता है कि हम मनुस्मृति नहीं पढ़ाएंगे और हमारा ये बयान अखबार में छाप दीजिए वरना हमारी कुलपति की कुर्सी भी कहीं चली न जाए। वो ताकत इस तरह के संगठनों और ऐसे कार्यक्रमों से आई है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वरना आज वो मनुस्मृति का फैसला बेशक वापस ले लिए हैं, लेकिन इतना याद रखिए उनके दिलों में मनुस्मृति है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, किसी और रास्ते वो मनुस्मृति लागू करेंगे। हमने कलम किताब हाथ में ली तो हम यहां तक पहुंच सके। ये अलग बात है कि हम आरएसएस के कैडर नहीं थे तो नौकरी से निकाल दिया, मगर उनको लगा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो डर के चुप हो जाएगा। हम तो ये सीख करके आए थे कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। की बात करने वाले कमजोर इतना हुए हैं कि अब उन्हें भी सहारे की जरूरत पड़ी है। अब संविधान बदलने की बात करने के पहले संविधान पर माथा झुकाकर तब शपथ लेने गए। ये इस तरह के कार्यक्रमों की ही और इस तरह की वैचारिक गोष्ठियों की ही मैं उपलब्धि मानता हूं। दूसरी बात ये कि जब से ये सारे लोग फिर से सत्ता में आए हैं, इसका मतलब ये है कि विचारधारा की लड़ाई अभी अधूरी है, उनसे लड़ा जाना है और वो मुद्दों के आधार पर लड़ी जाएगी। और ऐसे मुद्दे जिसमें हम बार बार ये कह चुके हैं कि हम 85% हैं, हम 90% हैं, लेकिन वो कहाँ हैं ये बात अभी तय नहीं हो पाई। वो वाकई कांवड़ ले जाने वाले में 90% हैं या विश्वविद्यालयों में 90% हैं, स्कूलों में 90% हैं, ये अभी तय नहीं है। अस्पतालों में मरीज बनकर के जो दवाई के लिए तरस रहे हैं वहां हम 90% हैं, या किसी पूंजीपति की कंपनी में सस्ता मजदूर मुहैया कराने वाले हम 90% हैं, या विदेश पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में हम 90% हैं, या इस देश को चलाने वाले अधिकारी कर्मचारी और प्रोफेसरों में हम 90% हैं, ये पता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश में सबसे पहली चीज़ अगर कोई होनी चाहिए तो वो जातिवार जनगणना होनी चाहिए। एक बार जनगणना हो जाए ताकि पता चले कि कौन कहाँ किसका हिस्सा लिए हुए है और कौन कहाँ कितने में गुजारा कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट अपनी जारी करता है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि 1% से भी कम अरबपति दलित समाज के हैं। 1% के तकरीबन ओबीसी दलित मिलाकर हैं और आदिवासी एक भी अरबपति नहीं है। फिर हम जानना चाहते हैं कि वो अरबपति कौन है। 2023 के आखिरी दिनों में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि 1% आबादी के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है और 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो 50% लोग कौन हैं जो इतने बदहाली में गुजारा कर रहे हैं। मंदिरों में तो शोर है, असली दुआएं तो अस्पतालों में सुनाई देती हैं, जहां दवाई नहीं है, इलाज नहीं है। और इस देश में आंदोलनों के नारे हुआ करते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, लेकिन आज के वक्त पढ़ाई और दवाई दोनों महंगी कर दी गई है। आज ही बजट पेश हुआ है, किसानों को 5.5% 2014 में बजट का हिस्सा मिलता था और इस बार वो घटकर 3% हो गया है। शिक्षा पर बजट घटते घटते पिछले 10 साल में आधा हो गया है। हथियारों को खरीदने का बजट बढ़ाया गया है और सबसे ज्यादा बजट उन्हें दिया गया है जिनकी बैसाखियों के सहारे कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, अपनी कुर्सी बचाए सके, इसलिए उन बैसाखियों को बजट दिया गया है। ये बजट की भाषा ही ऐसी है जो आम लोगों को समझ में नहीं आएगी।
और ऐसे वक्त में उसी संसद में खड़े होकर कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन अब इस देश में नहीं मिलेगी, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, जिसके जेब में पैसा होगा उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे और जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और हम जानते हैं कि जिस समय ये बात हो रही है वही दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि हम अपने यहाँ मनुस्मृति पढ़ाएंगे, और ताकि वहां पर विवेक पैदा हो और पुरानी परंपरा में लोग जान सकें कि भारत में भी कानून की एक किताब थी और उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ये इस तरह के जन आंदोलनों की ताकत है कि उसके अगले दिन ही जिस अखबार में खबर छपी थी पहली बार कि दिल्ली विश्वविद्यालय मनुस्मृति पढ़ाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति उसी अखबार के पत्रकार को फोन करके कहता है कि हम मनुस्मृति नहीं पढ़ाएंगे और हमारा ये बयान अखबार में छाप दीजिए वरना हमारी कुलपति की कुर्सी भी कहीं चली न जाए। वो ताकत इस तरह के संगठनों और ऐसे कार्यक्रमों से आई है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वरना आज वो मनुस्मृति का फैसला बेशक वापस ले लिए हैं, लेकिन इतना याद रखिए उनके दिलों में मनुस्मृति है, वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, किसी और रास्ते वो मनुस्मृति लागू करेंगे। और मनुस्मृति लागू करने की जरूरत ही कहां बची है। अब उन्हीं विश्वविद्यालयों में जो सिलेबस बनाया गया है, एनसीईआरटी की किताबों में जो सिलेबस बनाया गया है, उसी विश्वविद्यालय में 300 रामायण के रामानुजन का उसे सिलेबस से निकाल दिया गया। प्रोफेसर कांचालैया की किताबें उसी विश्वविद्यालय से निकाल दी गई। उसी विश्वविद्यालय से महाश्वेता देवी का उपन्यास जो आदिवासी महिलाओं के शोषण पर था, द्रौपदी, उसे निकाल दिया गया। और अब मनुस्मृति पढ़ाने के लिए क्रिटिकल सेंस डेवलप करने का तर्क लेकर आए। अगर आपका आंदोलन कमजोर होगा तो वो प्रयोग जो तालाब में पत्थर डालकर किया गया था वो फिर से लागू कर दिया जाएगा, और इसलिए खतरा है। लेकिन वो लागू हो चुका है क्योंकि किसी और रूप से एनसीईआरटी की किताबों में, अब एनसीईआरटी की किताबों में जो दंगे हुए वो नहीं पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी की किताबों में प्राचीन काल हिंदू काल होगा, मध्यकाल मुसलमान काल होगा, और आधुनिक काल में कहा जाएगा कि जाति व्यवस्था उत्पन्न हो गई। एनसीईआरटी की किताबों में सारा सिलेबस बदल दिया गया है। आप कहते थे अशोक का राज, अब वहां पर भी सिलेबस बदल दिया। जो स्कूल में पढ़ने भी जाएंगे उनको आप क्या पढ़ाएंगे, ये तो हम बचा ही नहीं पाए। और इससे ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहीं लागू ना हो, बैकलॉग मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस में। और आज के तारीख में बड़े बड़े कोचिंग मास्टर जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, वो किसी इंटरव्यू में कहते हैं कि ओबीसी के लोगों ने दुरुपयोग किया है आरक्षण का, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने दुरुपयोग किया आरक्षण का, और ईडब्ल्यूएस पर कोई बात नहीं करते। और मेरिट की तर्क चला जाता है जब 3 नंबर पर जिस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के कटाव गई उत्तर प्रदेश के नर्सिंग एडमिशन में, वहां पर एससी एसटी के कटाव 50 नंबर के ऊपर थे। जो कल तक मेरिट की बात करते थे उनका ईडब्ल्यूएस की कटाव सबसे नीचे आ गई, लेकिन उनके लोग सत्ता में हैं। इसलिए जिन वैकेंसीज में ओबीसी को 27% की बजाय 7% आरक्षण मिल रहा है, वहां ईडब्ल्यूएस को 10% की बजाय 20-25% आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं। और अब उन लोगों ने आरएसएस के लोगों को प्रोफेसर बनाया, कुलपति बनाया, प्रिंसिपल बनाया, अधिकारी बनाया, और अब एक फरमान जारी कर दिया है कि अगर आप आरएसएस के हैं तो किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं, अब आपकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी। पता लगाना कि बहुजन महानायकों की बात लिखने पर इस देश में कितने लोगों की नौकरी छीन ली गई है। अब ये देश ऐसे बढ़ता जा रहा है। आरएसएस के लोगों को पहले देश के हर संस्थान में भर दिया गया, और अब उनकी रोक हटा दी गई कि आरएसएस के लोग कहीं भी जा करके अपने विचारधारा का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए अब इस देश में सीधी लड़ाई है। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नेम प्लेट लगाया जाएगा। तो मैं तो कई बार ये सोचता हूं, आम बेचने का ठेला लगाने वाला अगर नेम प्लेट में लिखा होगा कि ये अभिषेक की दुकान है, तो वो आम कैसे बताएगा कि बाग अकरम की थी जिससे वो आम तोड़ करके अभिषेक बेच रहा था। ये आम के पास तो मुंह नहीं है कि वो बताएगा कि किसके हाथ से दूध चल करके उस चाय की दुकान तक पहुंचा है। ये तो एक फर्क जो आर्टिकल 1956 में छुआछूत निरोधक अधिनियम बनाया गया, अब तो फिर से ये छुआछूत लागू करने की बात करते हैं। इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ सामने दिखते हैं
वो इस देश के दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हैं। इस बात को हमें कहना होगा और हम मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें भी खड़े होंगे और ये बताएंगे कि किसी दुकान पर किसी धोबी पासी की, किसी निषाद मल्लाह की, किसी कुर्मी कोयरी अहिर की अगर जाति लिखी होगी तो बताओ उनकी शुचिता भंग होगी कि नहीं होगी। इसलिए ये अपने मन में मनुस्मृति लागू किए हुए हैं, बाकी जगहों पर भी उसी को आरोपित कर रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इस देश में आज की तारीख में सबसे पहली कोई जन आंदोलन की मांग बननी चाहिए तो वो कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जातिवार जनगणना ही देश को बचाएगी और जातिवार जनगणना से ही सबको सबके हिस्से का हक मिलेगा। और ये हकमारी जब तक हम नहीं बचा पाएंगे तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और मैं आखिर में एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं और इसी में पैगाम हमारा है कि हम क्यों बार बार इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं। हमने कलम किताब हाथ में ली तो हम यहां तक पहुंच सके। ये अलग बात है कि हम आरएसएस के कैडर नहीं थे तो नौकरी से निकाल दिया, मगर उनको लगा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो डर के चुप हो जाएगा। हम तो ये सीख करके आए थे कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए क्योंकि इसी कलम और किताब से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सवाल किसी एक लक्ष्मण यादव की नौकरी का नहीं है, सवाल यह है कि अब इस देश में आधे % से भी सरकारी नौकरियां कम बची हुई हैं, बाकी सब तो प्राइवेट हो गई, तो फिर नौकरी करेंगे कहां पर। इसलिए मैं आपसे जाते आते गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बांटने के लिए तैयार हैं, हम मिल करके एकजुट होकर के बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए न्यूनतम सहमति पर, अधिकतम सहमति पर नहीं, वरना हम लोग तो तराजू लेकर तौलते हैं कि कौन शुद्ध अम्बेडकरवादी, कौन शुद्ध सामाजिक न्याय की बात करने वाला। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाइए, वरना लड़ने के बहाने हमारे बीच 1000 मिलेंगे, जोड़ने के बहाने अगर एक मिल जाए तो उसी के बहाने जुड़ जाएं और जिम्मेदारी हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है। मैं एक आखिर में शेर कह के इसी के साथ अपना पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक न एक दिन कोई फैसला लेना होगा। अगली नस्लों को बर्बादी से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल